हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन के विजिट के पहले जापान गए थे। 29 30 टू डे की विजिट जापान में हुई थी और उसे इतना कहने की मीडिया में कवरेज मिला नहीं है, क्योंकि सारे जो न्यूज़पेपर या जो टीवी चैनल्स सबों का फोकस चाइना विजिट पर ही था। वहाँ कह लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तीनों के जो कैमरेडरी है या बनोमी, उसके ऊपर सारा फोकस था और सारे उसी को एनालाइज करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर की जापान की विजिट है वो अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके ऐसे वक्त पर जब जब यूएस का जो कमिटमेंट है वो इंडो पैसिफिक रीजन में वो बड़ा ही अनसर्टेन है। किसी को नहीं लग रहा है कि भाई ट्रंप जो अपने पहले टर्म में ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लॉन्च किए थे, नोबडी इज श्योर वेदर ही इज स्टिल कमिटेड टू दैट पॉलिसी और नॉट। और इसलिए ये जो इंडिया जापान का रिलेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे अगर आप देखें कि भाई इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, जैसा कि सारे अभी तक के जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात जानी जाती थी। और अभी जो यूएस एम्बेसी का जो ट्वीट आया उसमें भी मार्को रूबियो ने इस बात को हाईलाइट किया था कि ये जो पार्टनरशिप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप यूएस को हटा दें तो उसके बाद अगर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप आता है वो इंडिया और जापान का, क्योंकि इंडिया के पास माने दोनों ही, अगर आप देखें कि इंडिया हो या जापान, दोनों ही का जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है और या कहें कि पॉलिटिकल विल, वो इस बात पर है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन जो वो पीसफुल रूल बेस्ड हो। यहाँ इस रीजन में कोई भी यूनिलेटरली जो स्टेटस को है उसको चेंज नहीं करे, या जो भी रूल रेगुलेशंस हैं चाहे वो मैरीटाइम को लेकर या खास करके मैरीटाइम के एरियाज में जो कंट्रोवर्सी है वो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ड्यू टू असर्टिवनेस ऑफ चाइनीज मिलिट्री, तो उसके कारण ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से कि दोनों ही, अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की भी बात देखें तो इट वाज जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, उन्होंने ये आइडिया दिया था और उसी समय के आधार पर कि भाई एक कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी और उसके बाद ये क्वाड का गठन हुआ। तो इस तरह से जापान का जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो इसके प्रति वो बहुत अधिक है, क्योंकि जापान को भी पता है कि भाई ये चाइना का राइज जापान के लिए भी एक थ्रेट है और इंडिया के लिए थ्रेट है, इसलिए दोनों में एक पॉलिटिकल और ये स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस है। ये दूसरी बात है कि भाई जापान का जो वर्ल्ड व्यू है वो इंडिया से स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो कहें कि मल्टी अलाइनमेंट की है। इट डजेंट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट। ये सारे जो भी मेजर पावर है, चाहे वो यूएस हो या यूरोपियन यूनियन हो या कहें कि ब्रिटेन है या चाइना है, रसिया है, सबों के साथ अपना रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम किसी एक माने कैंप फॉलोअर नहीं बनना चाहता। लेकिन ये जापान की अगर आप पॉलिसी देखें तो जापान बेसिकली यूएस का कैंप फॉलोअर है। अगर कभी भी कोई स्थिति आती है, माने उस तरह की परिस्थिति इवॉल्व होती है, तो उसमें जापान वही करेगा जो यूएस चाहेगा। लेकिन ये जो बेसिक डिफरेंस है इसके बावजूद अगर आप देखें कि दोनों, इंडिया और जापान, इस बात पर पूरी तरह एग्री करता है कि चाइना एशिया जो है वो मल्टीपोलर, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें कि चाइना भी अभी भी
जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है उसमें जब भी चाइनीज़ स्टेटमेंट आया और इवन चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के स्पीच को भी आप देखें तो वो हमेशा मल्टीपोलरिटी की बात करता है और लेकिन वो ग्लोबल लेवल पे यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। वो कभी भी मल्टीपोलर एशिया नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई एशिया जो हो वो पूरी तरह चाइना के डोमिनेंस में हो, यानी चाइना सेंट्रिक वो एशिया चाहता है। लेकिन इंडिया जापान एक इस बात पर है कि नॉट ओनली वी वांट मल्टीपोलर वर्ल्ड बट एट द सेम टाइम मल्टीपोलर एशिया शुड बी देयर। और इसके कारण दोनों में यानी कि क्लोज रिलेशनशिप और इवन आगे दोनों के जो रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। और ये विजिट जो प्राइम मिनिस्टर की हुई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसमें अगर अभी तक आप देखें कि इंडिया का जापान के साथ बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन इसमें वो कह लें कि अभी भी उस लेवल तक ये नहीं पहुंच पाया। क्योंकि अगर आप उसका एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक जो ट्रेड है दोनों के बीच में, वही देखिए कि भाई इंडिया का जो जापान के साथ है वो हार्डली $23 बिलियन है, लेकिन इंडिया का चाइना के साथ देखें $130 बिलियन, इवन जापान का चाइना के साथ $300 बिलियन। तो इससे स्पष्ट है कि इंडिया और जापान के बीच काफ़ी पोटेंशियल है दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको एक नए लेवल पे ले जाने के लिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है वो जापान की वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। दोनों ही नेताओं ने और दोनों ही साइड ने इस बात को रियलाइज किया और इनफैक्ट दे आर फीलिंग द नेसेसिटी टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन एंड टू टेक इट टू अ हायर लेवल। इसलिए कि मोदी ने भी इस बात को एम्फेसाइज किया जापान में कि भाई जापान के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, सो जापानीज टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट, इफ दे कम टुगेदर that will revolutionize the relationship or even that will be a winning combination. Similarly अगर प्राइम मिनिस्टर इशिबा की भी देखें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि इंडिया एंड जापान बोथ शुड ब्रिंग देयर स्ट्रेंथ फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। यानी दोनों एक इस बात की नेसेसिटी को समझ रहा है कि भाई इंडिया और जापान को दे विल हैव टू कम टुगेदर, they will have to strengthen their cooperation across all domains। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों नेताओं ने एक डिकेडल रोड मैप तैयार किया और उसका अनाउंसमेंट किया कि ज्वाइंट विजन फॉर नेक्स्ट डिकेड। और उसमें मैंने कोई भी आप एरिया समझ लो, सारे इम्पोर्टेंट जो भी एरियाज हैं सबों में क्लोजर कोऑपरेशन की बात है, चाहे वो डिफेंस हो या सिक्योरिटी हो या स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में कोऑपरेशन की बात है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी एडप्ट की है सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। यदि उन आइडियाज़ को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आई थिंक इंडिया एंड जापान रिलेशन will reach a very new heights, it will gain new heights। तो इन दोनों के फ्रंट पर अगर आप देखें कि इंटेंट तो है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक्चुअल जो आउटकम भी हुआ, जैसे कि अभी तक जापान का 22-26 के बीच जापानीज कमिटमेंट था कि भाई हम इंडिया में $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वो 26 तक 35 था, लेकिन नाउ इट हैज ऑलरेडी रीच्ड दैट 35 बिलियन टारगेट। सो दे अनवेल्ड अनदर कमिटमेंट और दे मेड ए न्यू प्लेस टू इन्वेस्ट $68 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 years। तो इससे सबसे बड़ा तो ये इस जो प्लेस है और जापानीज कमिटमेंट,
इससे तो ये है कि भाई इंडिया को अभी भी जापान, और इनफैक्ट इट विल पोजीशन इंडिया एज ए स्ट्रेटजिक ग्रोथ सेंटर, और जापान को अभी भी लग रहा है कि भाई इंडिया के साथ कोलेबोरेशन में ही हमारा भी फायदा है और जब इंडिया का भी, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसमें जापानीज को भी फायदा दिख रहा है, और इनफैक्ट इंडिया को तो है कि भाई जापान अभी भी एक मेजर सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटल है, तो इंडिया के लिए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी तरफ है कि अभी अगर आप देखें तो जापान एक बड़ा ही डेमोग्राफिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहाँ लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है ह्यूमन बीइंग का, यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट वो काफ़ी माइनस में चला गया। तो इसलिए अब जापान और इंडिया इनफैक्ट दोनों ही एक पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी अपना एक न्यू एग्रीमेंट किया है, और उसके तहत होता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जापान विल वेलकम 5 lakh students and workers there, and that will in fact contribute to the mitigate the structural effect of this labor shortage। तो उससे है कि भाई इन दोनों ही कोई बेनिफिट होता है कि भाई इंडिया के जो इतने लोग हैं, इन फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी जो है वो, जबकि इंडिया में स्टेम फील्ड में जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो लार्जेस्ट हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में, और लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन जापान वो दैट इज हार्डली 2000। तो इसीलिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा फोकस था कि नहीं, मैंने वी विल इनहांस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटिंग जापान। और ये देख लें कि ये जो स्ट्रेटजिक लेबर मोबिलिटी तो है ही, इंडिया से लोग जाते हैं आउटसाइड, माने फॉरेन कंट्रीज में वर्क करने के लिए, खास करके वेस्टर्न है, वेस्ट नेशंस या मिडिल ईस्ट, हर जगह पर आपको इंडियन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है दोनों इंडिया और जापान का, उससे कोऑर्डिनेट करना माने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब दो कंट्री के बीच में एक मोबिलिटी एग्रीमेंट होता है और उसके बाद लोग विजिट करते हैं, तो द लिविंग कंडीशंस और इवन द वर्किंग कंडीशंस विल बी मच बेटर। और ये तो कई केस में भी दिखाया गया है कि इंडिया इजराइल के साथ हुआ, या अभी रसिया के साथ भी हुआ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियन पीपल विल गो देयर। तो इस तरह से इटली के साथ भी कुछ कई साल पहले हो गए। तो इस तरह से इंडिया का फोकस है कि माने वी शुड एक्सप्लोर लीगल एवेन्यूज फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर कंट्रीज, क्योंकि किसी भी कंट्री को ले लें वहाँ इलीगल माइग्रेशन पे अब काफ़ी रेसिस्टेंस हो रहा है। इवन इन इंडिया में भी है कि भाई देयर इज लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर टू स्टॉप दिस इलीगल माइग्रेशन, और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो पुशबैक की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई है, जो भी बांग्लादेशी है उसको वापस भेजने के लिए। तो इस तरह से है कि अब एक लीगल माइग्रेशन पर सारा फोकस है, वो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो या अदर गवर्नमेंट का भी है। दूसरी बात कि ये जापान अब इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, और इनफैक्ट ये जो कोलैबोरेशन है, जॉइंट कोलैबोरेशन इन डिफरेंट एरियाज, और चाहे कि ये करने की इंडिया को इंटीग्रेट करना चाहता है अपने सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन के सिक्योरिटी उसके ऊपर चाइना भी इंडिया भी कंसर्न है और जापान, क्योंकि दोनों ही चाहता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखें कि किस तरह से चाइना ने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट या फर्टिलाइजर की सप्लाई पर उसको भी पेनलाइज किया, और देन इंडिया हैड टू रिक्वेस्ट चाइना टू लिफ्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस। तो ये अब रिसेट के बाद उसमें जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हुई थी वांग की, तो उन्होंने एश्योर किया कि वी विल लिफ्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ या फर्टिलाइजर्स और इवन
टनल बोरिंग जो इक्विपमेंट मशीन्स हैं उन सबों के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाने के लिए। तो इस ये जो सप्लाई चेन का जो वेपनाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन अभी देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कि वर्ल्ड इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। जैसे रेयर अर्थ में अब देखें कि प्रोसेस फिनिश्ड जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसमें 90% वो चाइना का ही उस पर मोनोपोली है, और वो जब चाहे तब इसको यूज कर सकता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में। It has already used against US, Japan, and then India also has suffered because of it. तो अब ये दोनों ही कंट्री का फोकस है कि भाई सप्लाई चेन को हम इस तरह से ये करें, रीअरेंज करें ताकि हमें ये स्थिति देखनी नहीं पड़े। और उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए कि जो भी क्रिटिकल एरियाज है, चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो या रेयर अर्थ मिनरल्स का हो या अदर जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स के हो, सबों में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की जरूरत है। और इसीलिए अब देखिए कि डिफरेंट इनकी विजिट, प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है वो टोक्यो एलिकॉन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट फैसिलिटी पर भी हुई है, और इसके अलावा इसी वायन प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों बुलेट ट्रेन की भी यात्रा की है। तो इसे एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बेसिकली है, और एक इंटेंट शो कर रहा है कि नाउ दिस टेक्नोलॉजी विल बी शेयर्ड विथ इंडिया टू डेवलप द इकोसिस्टम हियर। और ताकि कोई भी चाहे वो सेमीकंडक्टर को ले लें तो इंडिया भी इसको काफ़ी फोकस दे रहा है। अभी भी जो ऑलरेडी यानी कि 10 जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अप्रूव किया गया है, तो वो डिफरेंट में है, कोई फैब्रिकेशन में है, असेंबली में है, टेस्टिंग में, डिफरेंट फील्ड में। तो इस तरह से, और सेमीकंडक्टर में जापान इज ऑलरेडी वेरी अहेड ऑफ अदर्स, तो यहाँ भी कोलैबोरेशन की बहुत ही गुंजाइश है। तो इस तरह से आप देखें कि जापान भी अब चाह रहा है कि भाई हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करें, और ये जो विजिट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जो रिपोर्ट देंगी कि भाई माने देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट क्वाड समिट इन अक्टूबर नवंबर इन इंडिया, क्योंकि ये जो इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टेंशन है उसके कारण इस पर एक अनसर्टेनिटी हो गई है। लेकिन ऐसे वक्त पर दोनों ही कंट्री ने क्वाड के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया इस विजिट के दौरान, और इससे कहें कि दोनों ने अपने जो कमिटमेंट है कि भाई वी विल प्रमोट रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन, इस पर भी फोकस हुआ। यद्यपि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इंटेंशन सीधा चाइना की है, क्योंकि बोथ द साइड्स they criticized or even they opposed unilateral changes to the status quo in the region, whether it is in South China Sea, East China Sea, कहीं भी। तो इससे लगता है कि भाई ये दोनों ही कंट्री का अब अलाइनमेंट काफ़ी, और खास करके स्ट्रेटजिक जो कन्वर्जेंस है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। अब दोनों इसको एक नए लेवल पे ले जाना चाह रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि सबको ये पता है कि भाई जिस तरह से अभी जो जियोपॉलिटिकल जो चर्निंग शुरू हुई है, तो उसमें ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उन्हें अपने क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करना वो काफ़ी ज़रूरी है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन इन डिफरेंट एरियाज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट चाइना की विजिट के पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जापान जाना ये अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक इवन चाइनीज़ मीडिया में और सारे लोग ये समझ रहे थे कि भाई ये जो ट्रंप की तारीफ इंडिया पर इम्पोज हुआ है, इसीलिए नाउ इंडिया इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स चाइना पॉलिसी। और चाइना के पहले जापान जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का एकदम क्लियर कट मैसेज चाइना को दे दिया कि ऐसी स्थिति नहीं है, यह नहीं है कि हम वी आर और वी विल बी डीलिंग विथ यू फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ वीकनेस।
और इसलिए आप देखें कि वो क्वाड के प्रति कमिटमेंट हुआ, इंडो पैसिफिक के प्रति, ये सारे पूरी अफर्म किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी। और ही हैज़ अपोज्ड एनी यूनिलेटरल चेंजेस टू द स्टेटस को इन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। तो इसे एक तो क्लियर मैसेज चाइना को दी है, और साथ में यूएस को भी एक मैसेज, क्योंकि यूएस जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की विजिट एससीओ समिट के लिए तियानजिन होने वाली थी, तो ऑलमोस्ट पूरे वेस्टर्न मीडिया में और इवन वेस्टर्न कैपिटल्स में एक कंसर्न तो था ही कि नाउ इंडिया इज साइडिंग विथ चाइना एंड रसिया। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाकर के, जापान विजिट कर करके, और वहाँ क्वाड के प्रति, इंडो पैसिफिक के प्रति अपने कमिटमेंट को रीअफर्म कर, ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्हें भी एश्योर करना चाहा कि भाई ऐसी बात नहीं है कि वी आर गोइंग टू एम्ब्रेस चाइना और रसिया, देयर वोंट बी like that. We are still committed to the Indo-Pacific strategy that is being implemented right now, or even on that the Quad is coordinating between all these members. तो इसीलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट जापान की, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मीडिया में अब इसकी कोई खास कवरेज नहीं मिला है। धन्यवाद।